यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिएगा, हम इंडियन जियोग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी को पढ़ने से पहले हम एक हमारा पाठ्यक्रम यानी छोटा सा पाठ्यक्रम को लेकर आए हैं, क्योंकि हम आने वाले समय में अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक को लेकर के पढ़ने वाले हैं। हम 16 इंडियन जियोग्राफी को 16 भागों में बांटते हुए कि अलग अलग 16 वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर टॉपिक पे हम विस्तार से पढ़ेंगे और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिएगा मित्रों, सबसे पहले हम एक छोटा सा पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि आने वाले समय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय में हम ये पढ़ने वाले हैं कि भारत अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से किस स्थिति में है। अक्षांश की दृष्टि से कहाँ है, देशांतर की दृष्टि से कहाँ है, कितने कितने डिग्री पे है। आइएगा सेकंड पे भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में हम यह पढ़ने वाले हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है, पूर्वीय और पश्चिमी तट्टे कौन सा है, और उसके बाद उत्तर का मैदान कौन सा है। इस प्रकार भारत के भौतिक विभाजन को बांटते हुए हम अलग अलग भौतिक हिमालय के बारे में भी पढ़ते हुए हम भौतिक विभाजन पर विस्तार से बात करेंगे। अब थर्ड देखिएगा, भारत का अपतंत्र। भारत के अपतंत्र के बारे में बात करेंगे, तब हम अलग अलग नदियों को जानने की कोशिश करेंगे कि नदियाँ कौन से अपतंत्र में गिरती हैं। जैसे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, और अंतर प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी हैं। इन सब पे डिस्कस करते हुए हम अपतंत्र को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए चौथे पे हम ये बात करते हैं कि भारत की प्रमुख चट्टानें मृदा पर, यानी कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, काली पीली मृदा ये सब कहाँ पाई जाती है, इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। और पांचवा टॉपिक है हमारे भारत में मानसून तथा वर्षा। मानसून, भारत में कौन सा मानसून आता है, जैसे अरब सागरीय मानसून, बंगाल खाड़ी मानसून, पूर्व से मानसून। इस प्रकार है हम संपूर्ण मानसून पर है, और वर्षा कहाँ कहाँ से ज़्यादा होती है, कहाँ किस स्थान पे ज़्यादा होती है, और कौन से क्षेत्र में ज़्यादा होती है, ये सब इस पर डिस्कस करते हुए हम भारत के मानसून और वर्षा को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब अगला टॉपिक है भारत में वन। भारत में वन, कौन से क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, इस पर संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं। और भारत में खनिज संपदा, भारत पे खनिज कौन से क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं, और कहाँ अधिक, कौन से क्षेत्र में खनिज अधिक पाए जाते हैं, कहाँ कम पाए जाते हैं, ये सब पे डिस्कस करेंगे विस्तार से। भारत में जल एवं कृषि पशुपालन, इस पर भी पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। 200 पॉइंट है कि भारत की जनसंख्या पे भी पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। और 11 पॉइंट है भारत में उद्योग। भारत में उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, सीमेंट उद्योग कहाँ है, और किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग है, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। भारत में ऊर्जा संसाधन, 12 पॉइंट है भारत में ऊर्जा संसाधन, कौन से क्षेत्र में, जैसे सौर ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है, और जैसे नवीनीकरण है, अनवीनीकरण है, इस सब पे डिस्कस करने वाले हैं। भारत में परिवहन, और इसके बाद अगला पॉइंट है प्राकृतिक संकट एवं आपदाएँ। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे भारत की प्रजातियाँ एवं जनजाति के बारे में, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, जैसे अरावली, हिमालय और उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अलग अलग जनजाति पाई जाती है, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद अंतिम पॉइंट हम पढ़ेंगे कि विविध भारत की प्रमुख घाटियाँ हैं, जलप्रपात है, झीलें हैं, दरें हैं, नदी घाटी परियोजना हैं, अनुसंधान केंद्र इत्यादि पे हम 16 पॉइंट पे डिस्कस अलग अलग वीडियो में करने वाले हैं। इससे लिए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। चलो आज हम पढ़ते हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। भूगोल का एक परिचय। भूगोल के सामान्य परिचय को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, भूगोल ग्रीक शब्द है। भूगोल कैसा है, ग्रीक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है जियो धन ग्राफी, यानी जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ हो गया वर्णन करना, यानी छोटा सा अर्थ है जिसका और सही और सटीक अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना। देखिएगा, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हैं इरेटोस्थेनीज ने स्थापित किया, तो इसलिए भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थेनीज ने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। यही एग्जाम में पूछा गया सवाल है
कि जियोग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो एरिस्टोथेनीज ने। अब देखिए भूगोल के सामान्य परिचय की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा भूगोल के सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि भूगोल, भारत की भूगोल की स्थिति पढ़ेंगे, भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश कौन लगते हैं, उन कौन से लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ अन्य तथ्य भी हैं उनके बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लगे भारत के भौगोलिक स्थिति। अब भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में देखिएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति में कि भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, उसका भारत के नामकरण के बारे में किस किस सेक्टर में कौन कौन सा नाम कहा हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे, भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा मानचित्र आप देख रहे हो। इसके बाद हम देखिएगा आगे बढ़ते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब की में 2 गोलार्ध होते हैं। गोलार्ध की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गोलार्ध में एक होता है अक्षांश और दूसरा होता है देशांतर। अक्षांश में हमेशा भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर में हमेशा भारत पूरी गोलार्ध में। इसलिए हमेशा देशांतर को भारत में जब दर्शाया जाता है तब पूरी देशांतर कहा जाता है, और अक्षांश को भारत में दर्शाया जाता है तब उत्तरी अक्षांश में दर्शाया जाता है। अब आगे देखते हैं कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अब एशिया महाद्वीप में कौन कौन से आते हैं देखिएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। अब देखिएगा भारत से ये सीमा भी बनाते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ये सीमा भी बनाते हैं। अब यहाँ से एक मुख्य प्रश्न आता है कि भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको वेरी मोस्ट लगा देना चाहिए। ये वेरी मोस्ट प्रश्न है कि भारत की भूमध्य रेखा से कितनी किलोमीटर दूर स्थित है। तो 877 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत की दूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसे आगे चलते हैं। देखिएगा भारत की स्थिति विश्व में, और इसे आगे बढ़ते हुए हम भारत के नामकरण के बारे में जानेंगे। देखिएगा भारत के कुछ सामान्य परिचय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत के नामकरण के बारे में देखिए, इसके कुछ औपचारिक नाम हैं, जैसे कि भारत का पुराण में नाम क्या था। जैसे कि ऋग्वेद के अनुसार भरत नामक कबीले से भारत का नाम बना, और वायु पुराण के अनुसार, यदि वायु पुराण के अनुसार बात करें तो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से ही भारत नाम बना। इसी प्रकार इंडिया जैसे यूनानी शब्दों में, जैसे कि यदि ब्रह्मवर्त को ही हम आर्यवर्त कहते हैं। जैसे कि आर्यों की निवास स्थली कोई कहा गया है। जम्बूद्वीप एशियम, हिंदुस्तान जैसे ईरानी ने सिंधु को हिंदू का और इसी क्षेत्र को हिंदुस्तान का। और भारतवर्ष में वैदिक साहित्य है उसके अनुसार, और इसी प्रकार आगे देखिए। अब आगे चलते हैं। देखिएगा आगे हैं कि भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के बारे में। तो भारत के क्षेत्रफल के बारे में हम बात करें तो भारत का पूरा यदि विश्व में एरिया देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा भारत का पूरा क्षेत्रफल। और विश्व के क्षेत्रफल का भारत की बात कही जाए तो भारत का है 2.4%। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में भी बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत ग्लोब की स्थिति। अब भारत ग्लोब में 2 प्रकार की स्थिति भारत की बनने वाली है। एक तो अक्षांश रेखा की ओर बनेगी
एक बनेगी देशांतर रेखा की ओर। देखिएगा यह है अक्षांश और यह देशांतर का ग्लोब। अब यह है अक्षांश का ग्लोब और यह है देशांतर रेखाओं का ग्लोब। अब देखिएगा कि वैज्ञानिक ने ग्लोब पर काल्पनिक रेखा खींची। कैसे खींची है? काल्पनिक रेखा खींची है। और इसी पर समांतर रेखा है, वो है अक्षांश रेखा। समांतर देखिएगा, ये एक दूसरे के समांतर इस प्रकार, ये समांतर रेखा। और लंबवत रेखा, ये लंबवत रेखा देखिएगा इस प्रकार ये लंबवत रेखा, ये है देशांतर रेखा। अब देखिएगा कि भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। अब भारत की आकृति पूछी जाए, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। और इसी के साथ मैं थोड़ा बहुत आपको और बता देता हूँ कि यदि कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जाए, ठीक है, कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो अक्षांशों की संख्या है कुल 181। यदि कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जाए, ध्यान से सुनिएगा, कुल अक्षांशों की संख्या यदि पूछी जाए तो वो है 181। यदि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो वो है 179। अब आप बोलोगे क्यों, दो कम कैसे हो गए? हाँ देखिए मित्रों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है, यहाँ पर अक्षांश 90 डिग्री है, वो ओनली फॉर पॉइंट है, लेकिन रेखाएं नहीं है। इसीलिए इस पॉइंट को रेखा नहीं कह सकते, इसीलिए दो रेखा कम करके 179 रेखाएं है। और कुल अक्षांश पूछी जाए तो 181 अक्षांश है। अब देखिएगा सभी, एक और बात ध्यान रखिएगा कि सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती है। क्या बनाती है? वृत्त। और सबसे बड़ा वृत्त होगा, सभी अक्षांश क्या बनाती है? एक वृत्त बनाती है, ठीक है। और सबसे बड़ा वृत्त होगा वो होगा भूमध्य रेखा। सबसे बड़ा वृत्त होगा भूमध्य रेखीय वृत्त होगा, और इसी को ही हम कहते हैं विषुववृत्त वृत्त कह सकते हैं। अब थोड़ा बहुत और देखिएगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यदि दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है तो 1 डिग्री बराबर, यानी 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 डिग्री बराबर है एक अक्षांश से की दूरी कितनी होगी तो 111 किलोमीटर होती है। अब देखिएगा, और यह दो अक्षांश है, माना कि यह आपको दिख रहा है, ये दो अक्षांश, इन दो अक्षांशों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच के भाग को कटिबंध कहा जाता है। और हमेशा ध्यान रखना कि कुछ अक्षांश रेखाएं जैसे कि 23.5 डिग्री है, 67 डिग्री है, इन पे हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। देखिएगा अब भारत की आकृति कैसी हो गई? चतुष्कोणीय आकृति। अब भारत के बारे में देखिएगा, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। भारत हमेशा उत्तरी अक्षांश में होगा और देशांतर देखा जाए तो पूरी देशांतर में होगा। अब देखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। यानी 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। यह है एक भू अक्षांश विस्तार है। यदि भारत का पूरा अक्षांशीय विस्तार माना जाए तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार
तक 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से इंदिरा पॉइंट आणि पिग्मेलियन पासन तक ये होगा। आणि अंडमान निकोबार के दक्षिणी बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट तक यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल से लेकर के, और भारत का अक्षांश विस्तार पूरा यदि पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट एंड पिग्मेलियन पासन बिंदु तक होगा। अब यदि भारत की पूरी देशांतर पूछा जाए तो होगा 68 डिग्री 60 मिनट पूरी देशांतर कहाँ से, गुहार मोती गुजरात से लेकर के, और 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर कहाँ तक, यानी किबिथु अरुणाचल प्रदेश तक इसका देशांतर विस्तार है। अब यह हो गया भारत की सामान्य परिचय, अक्षांश विस्तार के लेकर सामान्य परिचय। अब देखिए पूछा जाए कि भारत का सबसे पूरी बिंदु कौन सा है, तो बता सकते हो आप किबिथु या बलांगू किबिथु अरुणाचल प्रदेश का है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर पर है। और यदि पूछा जाए भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुजरात का है गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती गुजरात का पूरी बिंदु है, जो 80 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर पर स्थित है। और यदि भारत का पूछा जाए सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो अंडमान निकोबार का भाग है, जो इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं उसको, ठीक है, ला ही चिंग भी कह सकते हैं, पिग्मेलियन भी कह सकते हैं, पार्सन पॉइंट भी कह सकते हैं। और सबसे उत्तरी बिंदु कहा जाए तो 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जो इंदिरा कोल है। अब एक ध्यान रखना, यहाँ है उत्तरी है, इंदिरा कोल है, और 6 डिग्री 4 मिनट पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, ला ही चिंग है, और पिग्मेलियन है, और पार्सन पॉइंट है। इसका विशेष ध्यान रखना, इंदिरा कोल कहाँ है और इंदिरा पॉइंट कहाँ है। अब देखिएगा भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, ये लंबाई है। उत्तर से दक्षिण ये लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम ये एक चौड़ाई है, जो 2933 किलोमीटर है। अब इस दोनों के बीच का अंतर यदि याद किया जाए कि अक्षांश, यदि भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच के यदि कोई अंतर पूछा जाए तो 281 किलोमीटर दोनों के बीच का अंतर होगा। अब देखिएगा आगे, अब भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए मुख्य भूमि, यदि मुख्य भूमि की बात की जाए तो 8 डिग्री, थोड़ा मानचित्र देख लेते हैं। ये मुख्य भूमि के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल तक ये मुख्य भूमि है। यदि इंदिरा पॉइंट, ये पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट, ये 6 डिग्री 4 मिनट इसकी बात की जाए, 6 डिग्री 4 मिनट, तो ये मुख्य भूमि नहीं होगा। यदि आपको पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का बताइए, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट होगा। ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से होगा। ये मुख्य भूमि का विस्तार है। अब आगे देखिएगा द्वीप सहित, यदि द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको लेकर के उसके सहित यदि पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। अब आगे देखिएगा अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। अब अक्षांशों के द्वारा किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। यदि देशांतर की अक्षांशों क्या होती है, जलवायु निर्धारण होता है। अक्षांशों की क्या होती है, जलवायु, और देशांतर की क्या होगा, समय। देशांतर से समय निर्धारण होगा। और भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब देखिएगा भारत की में कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। देखिएगा कर्क रेखा का विस्तार यदि
पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम कहीं से पूछें तो जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि 8 राज्य, तो पहले तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद पश्चिम से पूर्व पूछे तो होगा जैसे कि सबसे पहले आएगा गुजरात, उसके बाद आएगा राजस्थान, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आएगा झारखंड, और उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आएगा ये आएगा त्रिपुरा, और आगे आएगा मिजोरम। इस प्रकार 8 राज्यों से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः बताना है। अब यदि अपन को पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहला आएगा मिजोरम, फिर आएगा त्रिपुरा, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस प्रकार कार्यक्रम 8 राज्यों से होकर के बात की गुजरती हैं। अब एक छोटा सा ट्रिक है, गुरबा। गुरबा यानी जी का अर्थ होता है गांधीनगर, यू का अर्थ होता है उज्जैन, आर का अर्थ होता है रांची, और बी का अर्थ होता है भोपाल, और ए का अर्थ होता है अगरतला। ये इस प्रकार है। क्या जो 5 स्थान देख रहे हैं जो कर्क रेखा के तटवर्ती है, जो बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा के तट पर है, जैसे कि गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला, ये कर्क रेखा के निकटवर्ती है। और सबसे निकटवर्ती यदि पूछा जाए तो इसमें होगा रांची। यदि अपन को सबसे निकटवर्ती पूछा जाए तो होगा रांची, ये कर्क रेखा के सबसे निकट है। अब देखिएगा, चलते हैं आगे। अब भारत के देशांतरी विस्तार। भारत के देशांतरी विस्तार को जानते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर तक है। और भारत का देशांतर विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर तक। अब देखिएगा, देशांतर रेखाएं हमेशा समय का निर्धारण करती है। देशांतर समय का निर्धारण, और अक्षांश अक्षांश हमेशा जलवायु का निर्धारण करती है। देशांतर करती है समय का, और अक्षांश करती है जलवायु का निर्धारण करती है। विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखिएगा, भारत का देशांतरीय अंतर कितना है। भारत का देशांतर अंतर यदि डिग्री में पूछा जाए 29 डिग्री, और यदि घंटे में पूछा जाए तो लगभग 2 घंटे। अब देखिए, भारत का मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री पूरी देशांतर प्रयागराज के नैनीताल से यानी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। अब देखिएगा, भारत के ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो उत्तर प्रदेश सबसे पहला आएगा, यहाँ आएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद देखिए उड़ीसा, और उसके बाद देखिएगा आंध्र प्रदेश। इस प्रकार ये 5 राज्यों से होकर के 82 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिएगा, ग्रीनविच मध्य समय 5.5 घंटे मिनट आगे दी हैं। अब 5 राज्यों से ये अपन ने देख लिया। अब देखिए, भारत राज्य व संघ शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब बात है 31 अक्टूबर 2019 की। इसी जम्मू कश्मीर से में से लद्दाख एक केंद्र शासित बना। अब देखिएगा, बात है 27 नवंबर 2019 की। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ दादर और नागर हवेली और दमन दीव द्वारा होता है। अब देखिएगा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो है राजस्थान, और इससे छोटा थोड़ा तो मध्य प्रदेश। यानी पूछा जाए कि सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इस प्रकार
होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड, इस प्रकार है। देखिएगा अब चलते हैं आगे। अब देखिएगा क्षेत्र, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। कहाँ है ये? उत्तर में। अब देखिएगा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किससे? राजस्थान की। और सबसे बड़ा राज्य भी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। और सबसे छोटी समुद्री सीमा किससे लगती है? गोवा से ही लगती है। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। अब देखिएगा सबसे बड़ी समुद्री सीमा यदि देखा जाए क्रमशः, सबसे बड़ी सीमा लगती है गुजरात की, उसके बाद लगती है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, इस प्रकार। अब देखिएगा सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड की लगती है म्यांमार से। अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा व सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश से की है। अब देखिए सोनभद्र जिला जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार इन राज्यों से सीमा बनाता है। सर्वाधिक समुद्री सीमा अंडमान निकोबार बनाता है। अब देखिए गुजरात और पश्चिम बंगाल समुद्री तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखिए गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और समुद्री सीमा भी बनाते हैं। इसलिए इससे कौन से राज्य प्रश्न आ सकता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं? तो गुजरात और पश्चिम बंगाल। दोनों ऑप्शन हो तो दोनों करने हैं, एक हो तो एक करना है। अब देखिएगा भारत की सीमाएं और पड़ोसी देशों के बारे में